Avneet, are we live? Avneet, please let us know when we are live on Facebook. Yes, sir. Avneet ji, couple of requests. One is once we are live, you can keep the Zoom call with yourself and please mute everyone on the background. Right, sir. Otherwise, we'll have a mess. Yes. So we are live right now on Facebook for this talk on Jawaharlal Nehru ji, the human, the leader, the nation builder, with Shri Sachin Rao, the in charge of training and Sandesh for the Indian National Congress. I now request Sachin ji to please continue the session, sir. पीने का पानी सेंट क्या बोल रही हो? सेंट ओके अवनीत जी, आपको म्यूट प्लीज बैकग्राउंड में मैनेज करना पड़ेगा। राइट सर। सभी को ये सेशन में स्वागत है। मेरा नाम सचिन राव है। मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ और जवाहरलाल नेहरू ने फिर दो लोगों ने मेरे जीवन को परिभाषित में दिशा मुझे दी है, तो महात्मा गांधी और फिर जवाहरलाल नेहरू है। तो आज आप सबके बीच में जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ बातें रखने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। आप सभी को बिलेटेड दिवाली के शुभकामनाएं और बाल दिवस की भी शुभकामनाएं बिलेटेड। मैं हालांकि ये स्लाइड्स जो है अंग्रेजी में है, मैं बोलूँगा इंग्लिश और अंग्रेजी दोनों में ताकि सभी को समझ में आए, और कुछ दिनों में स्लाइड्स हिंदी में भी बन जाएंगे और हमारे ग्रुप्स में सर्कुलेट होंगे आप सबके लिए। तो वो भी हम कुछ ही दिनों में कर ही देंगे। आज का फॉर्मेट कुछ ऐसा रखेंगे कि हमारे कई लोग व्हाट्सएप ये जूम मीटिंग में लॉग्ड इन है और कई लोग फेसबुक लाइव में इसको देख रहे हैं। तो आज का फॉर्मेट कुछ ऐसा रखेंगे कि लगभग 30-40 मिनट मैं ये स्लाइड्स आपके बीच में रखूंगा और उसके बाद में जो जूम मीटिंग में है उनसे अगर समय बचता है तो 10-15 मिनट का हम सवाल जवाब कर सकते हैं। सवाल जवाब के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जूम मीटिंग के चैट में अपना सवाल लिखें और वहाँ से मैं उठाकर लिखूंगा, ताकि ये अगर हम अनम्यूट करते हैं तो बहुत आवाज़ और डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपके पास सवाल है तो आप जूम मीट के चैट में डाल सकते हैं और वहाँ से उठा के मैं सवाल जवाब देने का प्रयास करूंगा। So I'll be speaking in both English and Hindi. These slides are right now in English. They will also be in Hindi in a few days and circulated on our groups. Format for today will be around a 35 to 40 minute talk, following which I will take some questions of the people who are on the Zoom meet. Anyone on the Zoom meet having a question, I request you to please write it in the chat space. We will not open up audio in the Zoom so that we can keep control over the session. Before I start, I want to acknowledge the enormous hard work done by and inputs done by Rudresh Kaul, his other colleagues in the Bombay social media team, and also Aditya Krishna, who's been a constant source of information about Nehruji's life and achievements. And of course, the Youth Congress social media team. All of you have been instrumental, and everyone's, I think, big-heartedness. Everyone insisted no one's name should appear here. This is only for Nehruji. None of our names should appear here. तो उनका बड़प्पन है। मैं शुरू करने के पहले रुद्रेश कौल, उनके बॉम्बे सोशल मीडिया टीम के साथी, और आदित्य कृष्णा जी जिनसे हमें बहुत नेहरू जी के बारे में मिली है, और फिर यूथ कांग्रेस की पूरी सोशल मीडिया टीम का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपकी मेहनत की वजह से ये हो पाया है और सबका बड़प्पन है कि सबने कहा कि ये नेहरू जी के नाम पे है, हमारा किसी का भी नाम इस पे नहीं होना चाहिए। आपको नजर नहीं आएगा लेकिन सबकी मेहनत इसके पीछे है। तो शुरू करते हैं। और देखो, अक्सर एक बड़ा सवाल, मतलब आज के दौर में जो भी राजनीति कर रहा है, हम ये सेवाग्राम में चर्चा भी अक्सर करते हैं हमारे अहिंसा के रास्ते में, कि बहुत बुनियादी सवालों को, बुनियादी आइडियाज के ऊपर सवाल, विचार और मंथन करना जरूरी है। तो हमें ये सोचना होगा कि राजनीति क्या है आखिर में, देश क्या है, संविधान की ने दिया हुआ दिशा क्या है, आज हम क्यों इस परिस्थिति में फंसे हैं। इन सब बहुत बुनियादी सवालों को हम खोलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी समय है बुनियादी सवालों को गहराई से समझने का।
देश की दिशा और दशा दोनों बेहाल है, और सिर्फ ऊपरी सवाल या ऊपरी सोच विचार करके इनको बदला नहीं जा सकता। तो यही उस बुनियादी सवालों को उठाने की श्रृंखला में आज मैं आपसे एक छोटा सा ये भी सवाल पूछवाना चाहता हूँ कि आखिर में नेता क्या है? जो हम बातें करते हैं, नेता चाहिए, नेता चाहिए, लीडर चाहिए, लीडर चाहिए, लीडर क्या होता है? नेता क्या होता है? देश को दिशा देने वाला इंसान, व्यक्ति क्या होता है, कैसा होता है? क्या सिर्फ चुनावी परिणाम इसको तय करेंगे? क्या सिर्फ कितने वोट शेयर लाए, कितने सीट लाए, इससे तय होगा कि नेता क्या है, कौन है? आजकल अक्सर जब भी मैं आम चर्चा को देखता हूं तो यही लगता है कि नेता किसको बनाना है? जो सबसे ज्यादा सीट लेके आए, जो सबसे ज्यादा वोट शेयर लेके आए। लेकिन हमारे ही परंपरा में कई ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने हमें सचमुच, और हमें ही नहीं पूरे दुनिया को एक परिभाषा दिया है कि नेता होना होता क्या है। और उन्हीं में से एक, उस बहुत बड़ा गैलेक्सी ऑफ लीडर्स जो कांग्रेस ने दिया है, उनमें से एक को हम आज उठा के देखेंगे कि एक नेता क्या होता है, ताकि हम अपने भी काल में इसको उतार सके कि हम जब भी पूछते हैं अपने आप से कि हमारे काल में नेता कौन होगा, हम अपने आप से कुछ गंभीर सवाल पूछ सकते हैं कि ये नेता क्या चीज है, कौन हो सकता है, राइट? So today the objective, in Ahimsa Ke Raaste and Sevagram, every month we unpack very deep questions about India, about politics, about constitution, about Congress, about all of these things. And in that series, we want to unpack a very important question today: what is a leader? What, after all, is a leader? Because you see, today both the direction and condition of our politics and country is terrible. And if we have to recover it, we have to ask some very fundamental questions of ourselves. And one of these fundamental questions is, what is a leader? Right? And today we'll take a look at the life of Jawaharlal Nehru to try to understand, because today it's just come down to who gets the most seats, who gets the most vote share. Is that all a leader is? If not, then what is a leader? And we have to ask ourselves, what is a leader? And today we'll look at the life of Jawaharlal Nehru to kind of get a sense of what it means to be a leader. Right? तो शुरू करते हैं। आप आंख बंद करके, आपने सवाल ऑलरेडी कई मिनटों से चल रहा है कि आंख बंद के सोचिए कि एक नेता, या जिसके हाथ में आप अपना परिवार का भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य, अपने गांव समाज का भविष्य जिसके हाथ में रखोगे, उसमें क्या गुण आप देखना चाहोगे? क्या गुण देखना चाहोगे? इन सबके गार्डियन में क्या गुण देखना चाहोगे? और यही सारे शब्द जो मैंने आपके सामने रखे हैं, वो निकल के आएंगे। जो मेहनती हो, वो सबकी बात सुने, उसको दुनिया देखने का, भविष्य देखने का उसके पास एक नजरिया हो, वो त्यागी हो, उसके दिल में प्यार हो, वो आध्यात्मिक हो, वो निर्भय हो, वो समझदार हो, वो देशभक्त हो, यही सारे शब्द निकल के आने वाले हैं, राइट? So if you begin with this exercise which I put on the screen, if you shut your eyes and think about what it is that you want in a leader, person who will take care of your family, to whom you're entrusting your society, your village, what would you look for in that person? And all of these words would come out, right? And so, like I said, we are going to explore the life of one such person who became a leader for his people. And we are going to try to understand him as a human, a leader, and a nation builder. Right? हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन को देखेंगे जो एक बहुत महान इंसान, नेता और राष्ट्र निर्माता तीनों रह के गए, राइट? और इसको, चूंकि ऐसे बातों को तथ्य क्या है, तथ्य भावना तक नहीं छूती. Facts don't reach emotions. So what we are going to try and do today is to try to take a look at incidents, right? Examples, right? जिससे भावना, आपको एक इंसान के जीवन के पीछे की जो भावना है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे. So we'll try to share with you glimpses of Nehruji's life that show you what kind, the emotions behind all the facts that you see. Because there are a lot of people now talking about his achievements and his nation building and IIT, IIM वगैरह, है ना, उसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन वो जो इंसान था, वो जो नेता था, वो जो राष्ट्र निर्माता था, उसके बारे में कम होती है. तो हम थोड़ा सा उस भावनात्मक लेवल पे चर्चा करेंगे. एंड मैं आपको झलकियां दूंगा. आई एम गोइंग टू गिव यू ग्लिम्पसेस ऑफ हिज कैरेक्टर, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद नेहरू द विजनरी. बड़ा सिंपल प्लेस है, नेहरू द विजनरी.
And my first example for you is the Karachi Resolution. See, 1950 में we got this constitution. It came to us in 1950. 1947 we became free, right? 47 में आजाद हुए, 50 में ये संविधान बना. लेकिन 31 के कराची कांग्रेस में ये अगर आप पढ़ोगे, इंडिविजुअल फ्रीडम्स जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो पूरा सेक्शन है, उसका लगभग पूरा विजुअलाइजेशन, उसकी पूरी सोच की आजाद भारत रहेगा कैसे, 1931 में जवाहरलाल नेहरू देख चुके थे और उन्हीं के अगुवाई में ये रेजोल्यूशन लिखा गया और कांग्रेस के अधिवेशन में पास किया. यानी कि गांधी जी ने हमें आध्यात्मिक तौर पे स्वराज का मतलब समझाया था, लेकिन राजनीतिक तौर पे भारत आजाद हो तो भारत कैसा होगा, भारत के हर नागरिक को क्या मिलेगा, इसका विजुअलाइजेशन 31 में पंडित नेहरू कर चुके थे. Right, so the first example I want to show you is Nehru the visionary. So 1947 we became free, but 1931 he had already drafted for the Indian National Congress the Karachi Resolution, in which he had given us the dream. He helped us see what it meant to be free. Gandhi told us we must be free, but what it means to be free politically, this Jawaharlal Nehru, this dream he gave us in the 1931 Karachi Resolution. And you can see what all is there: freedom of speech and press, freedom of association, no disability, religion, creed cannot be used for inequality, equal obligation, right, equal rights before law. All of these things he had imagined in 1931. They eventually appeared in our constitution 20 years later. लगभग 20 साल बाद हमारे संविधान में ये सारे नजर आए आपको. पंडित नेहरू द विजनरी, अगेन इनका विजन जो है सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, उन्होंने भारतीय समाज के लिए एक विजन देखा और उनको समझ में आया. याद रखना कैसे समाज में ये विजन देखा जा रहा है. जब भी हम आजाद हुए, हमारी साक्षरता का दर कितना था, 16% और 8% महिलाओं के लिए, यानी कि लगभग 10 में से एक ही महिला अपना नाम पढ़ लिख पाती थी. कुल मिला के 10 मेडिकल और 7 इंजीनियरिंग कॉलेजेस देश में उस समय थे. ऐसे देश में उन्होंने एक ऐसा विजन, एक ऐसा सपना देखा कि ये अगर गरीबी से हमें हटना है, और ये सपना सिर्फ अहंकार का सपना नहीं था. अक्सर लोग बड़े बड़े इमारतें और बड़े बड़े चीजें बांधते हैं अपने अहंकार को चमकाने के लिए, लेकिन पंडित जी ने ये सपना साइंस और टेक्नोलॉजी का क्यों देखा, क्योंकि उनको ये समझ थी कि इतने गरीब और लाचार, इतने गरीब और भुखमरी में डूबा हुआ देश को अगर हमें गरीबी से निकालना है और तेजी से, तो आधुनिक तंत्र ज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एकमात्र रास्ता है. इसीलिए उन्होंने 1947 से ही साइंस का सपना देखा और इसी सपने के और इसी विजन के अंतर्गत ये सारी चीजें हुई. BARC से लेके हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन से लेके इसरो से लेके ये सारे क्रांतियां उस विजन ने हमें दिया. Right, so to understand, we always say Nehru gave us all of these things, but you have to try to understand, what kind of world he imagined all of this. This was in 1947 when only 1 in 10 women could read. India's literacy was 16%. We had just 10 medical colleges, 7 engineering colleges. And for him, technology was not a matter of his ego. It was because this is how he actually saw India could be free and free of poverty, right? So this is why technology and this vision for technology for human development give us all of these institutions that we are so proud of today. Visionary again. And उनका विजन जो है सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, right? सिर्फ भारत की आजादी और सिर्फ भारत के मानव कल्याण तक सीमित नहीं था. उस समय एक और बहुत बड़ा संकट पूरे दुनिया के सामने, विश्व के सामने खड़ा था. वो क्या था कि ये जो नवजात आजाद देश थे, वो 2 बड़े सुपर पावर, वैश्विक सुपर पावर के बीच में फंसे हुए थे. एक तरफ अमेरिका और एक तरफ सोवियत रूस, और दोनों अपना वर्चस्व इन नवजात देशों के ऊपर जमाना चाह रहे थे. उस समय नेहरू जी ने एक नए वर्ल्ड ऑर्डर, एक नए विश्व का ऑर्डर के बारे में उन्होंने विचार अपने दिमाग में लाया कि हम एक नया रास्ता बनाएंगे जहां पे इन दोनों का, जितने भी नवनिर्माण देश है, उनको एकत्रित करके इन दोनों की गुलामी से बचाने का एक रास्ता, माध्यम उन्होंने निकाला. तो उनका विजन जो था वो ग्लोबल था.
और उन्होंने सिर्फ 2-4 देशों के साथ रिश्ते नहीं, एक ऐसा नया रास्ता, नॉन अलाइंड मूवमेंट तैयार किया जिसमें 120 देश आखिर में जुड़े और एक आजाद मार्ग अपने लिए बना पाए। तो उनके दिए हुए विजन से केवल भारत ही नहीं, दुनिया भी चला, राइट, और आज भी चल रहा है। So the non-aligned movement, his vision was not just restricted to India. His vision was global, universal. And he was able to, in a time where the global superpowers were trying to establish their dominance over third world countries, newly free countries, he was able to create a new path which 120 countries took to find freedom for themselves, right? So here is a man who didn't just envision for himself or his country, his vision was for the world and embraced by the world. उन्होंने उठाए हुए अपने जीवन काल के कष्ट के बारे में हम सुनते हैं, 9 साल 9 साल 9 साल का आपने वो ग्राफिक भी बहुत सुंदर देखा होगा, बहुत सारा प्रचलित है। लेकिन उसके बारे में दो छोटे किस्से मैं जोड़ूंगा, 2-3। एक की 9 साल का मतलब हुआ, राइट, 21 से लगभग 45 तक, 46 तक, 21 to 46 तक, हर 2 दिन जेल के बाहर के लिए 1 दिन अंदर। दिस इज व्हाट इट मीन्स। 2 दिन जेल के बाहर बिताया तो 1 दिन अंदर बिताया उस समय, राइट। 9 साल का ये मायना होता है, राइट। दूसरा एक चीज मैं आपको बताऊं कि नेहरू जी का पॉलिसी था कि वो अंग्रेजों को, अंग्रेज अक्सर बोलते थे सर थोड़ा सा माफी मांग लो, कम कर देंगे, ये फाइन भर दो जल्दी छोड़ देंगे, राइट। ये सारी चीजें होती थी। नेहरू जी का सिंपल पॉलिसी था, कभी माफी नहीं मांगना, कभी फाइन नहीं देना, राइट, और कभी रिडक्शन इन सेंटेंस नहीं मांगना, राइट। तो अक्सर ये फाइन ना भरने के कारण क्या होता था कि वो फाइन के बदले में ये पुलिस वाले उनके घर पहुंच जाते थे इलाहाबाद में, और वहां पे जितने जायदाद हैं वहां के उठते जाते थे उनके, राइट। ये दूसरा किस्सा। तीसरा कि वो इतने फ्रीक्वेंटली जेल जा चुके थे, 9 बार जो आपने सुना है, 9 साल, और कई बार जेल की सेंटेंसिंग हुई। आखिरी दौर पे जब भी उनको जेल के लिए उठाए ले जाने लोग आते थे, तो इंदिरा जी को टेलीग्राम में क्या लिखते थे, गोइंग टू अदर होम, मैं मेरे दूसरे घर में जा रहा हूँ। हाँ, स्वाभाविक बात है, अगर हर 2 दिन बाहर के लिए 1 दिन आप जेल में रुके हो तो सबसे ज्यादा तो आपका घर जेल ही रहा है ना, तो इसलिए वो जेल को अपना दूसरा घर ही बुला लेते थे, राइट। So 3 incidents to give you some color as to how much struggle this man did in those years from 21 to 45, every 2 days outside jail, 1 day inside jail, right. Never apologized, never paid fine, never asked for clemency, and so the police used to constantly raid his house and lift whatever property they could find. And finally, this is to a 13-year-old, ये 13 साल के उनकी बच्ची को उन्होंने लिखा हुआ है कि going to other home. So at the age of 13, Indira Gandhi used to go to jail so often. He started writing Indira Gandhi in the telegram, going to second home. Right? Jail became second home to him. See, लोग काफी उनके संपत्ति के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि मोतीलाल नेहरू जी की संपत्ति थी। जवाहरलाल नेहरू ने अपने जवानी से हर एक दिन हमारे देश के संघर्ष को अर्पित किया था। उन्होंने कभी अपनी वकालत नहीं की, कभी कोई देश सेवा के अलावा कभी उनका कोई पेशा नहीं रहा, राइट। तो हुआ ऐसे कि लगभग 1931 को मोतीलाल नेहरू जी चल बसे, और पूरा उनका घर कांग्रेस को दिया हुआ था, संपत्ति पुलिस ले गए थे, बहुत सारे लोगों को दान दिया था, कई सारे मूवमेंट्स को फंड किया था। और आखिर में हुआ क्या कि 1933 में कई सारे पारिवारिक संकट नेहरू जी पे आए। उनकी माता जी की तबीयत बिगड़ चुकी थी, बेटी को यूनिवर्सिटी भेजना था, कॉलेज भेजना था, और उनके छोटी बहन का शादी करना था। तो आर्थिक संकट, इस आर्थिक संकट में उन्होंने अपने बीवी के गहने तक बेचे, राइट। अपने घर के संपत्ति और बीवी के गहनों को बेचकर अपने बहन का शादी किया है, राइट। तो ये संघर्ष के बारे में लोग बात नहीं करते। आखिर में उनके लिखे हुए किताब से जो रॉयल्टी है उससे उनकी इनकम बनी, राइट। लेकिन उनका जो कड़ा संघर्ष और आर्थिक संघर्ष का जो फेज है बहुत कम लोग जानते हैं, right? So what I want to point out is that people speak about Nehru as if money was flowing like in fountains in his house, but here is a real fact.
In 1931, Motilal Nehru had died. Jawaharlal Nehru never practiced law because his entire life was given to the freedom struggle. Finally, in 1933, the situation in his house became so bad. He had to treat his ill mother. He had to marry his sister. He had to educate his daughter. He sold family heirlooms and he even sold his wife's jewels. Right? हम भारतवासी समझते हैं कि बीवी से गहने मांगकर बेचना कितनी बड़ी बात होती है. Right? लेकिन उन्होंने तभी भी अपना बैरिस्टर, चाहते तो सब छोड़ के वापस बैरिस्टर बन सकते थे, अच्छी कमाई होती है, लेकिन नहीं किया. उन्होंने जो किया वो देश के लिए अपने टिके रहे और बीवी के गहने बेचे, लेकिन आजादी की लड़ाई नहीं छोड़ी. राइट? सो अगेन पूरा जीवन इसको आपको इमोशनली देखना पड़ेगा. हम सब हम सब पेरेंट्स हैं, हम सब के छोटे बच्चे हैं, और हम सब कुछ लोग, हम में से कुछ के नाती पोते नाती भी है, ग्रैंड चिल्ड्रन भी है. राइट? उनके प्रति हम क्या, उनको देखना एक जीवन में, और उनका जीवन हमारे लिए सबसे बड़ा आनंद का, उनके साथ बिताए हुए समय हमारे लिए सबसे आनंद का होता है, सबसे महत्व का होता है. राइट? किसी से भी पूछिए आपने पहला अपने पोते या पोती को कहाँ देखा होगा, बोलेंगे अस्पताल में देखा बेटी के साथ, या बेटी के घर में गए वगैरह, ऐसा कुछ बोलेंगे. पंडित नेहरू ने राजीव गांधी को सबसे पहले कभी देखा? ये छोटा किस्सा सुनिए. राजीव गांधी का जन्म 1944 में हुआ. जवाहरलाल नेहरू अहमदनगर जेल में थे. ठीक है ना? कुछ महीनों बाद क्या हुआ, तो उनको अपने पोते से मिलने का, राजीव जी से मिलने का कोई आशा नहीं थी. लेकिन कुछ महीने बाद क्या हुआ, अंग्रेज उन्हें अहमदनगर जेल से अल्मोड़ा जेल ले जा रहे थे. इसकी खबर बाहर निकली कि पंडित जी और गोविंद बल्लभ पंत दोनों को अहमदनगर से अल्मोड़ा लिया जा रहा है, अल्मोड़ा जेल ले जा रहे हैं. और बीच में उस सफर में उनको रुकना था नैनी जेल इलाहाबाद में. और ये खबर इंदिरा जी तक पहुंची कि मेरे पापा नैनी जेल में एक रात रखे जाएंगे अल्मोड़ा के रास्ते. राइट? तो दौड़ते हुए इंदिरा जी छोटे राजीव को अपने हाथ में लेकर नैनी जेल के बाहर खड़ी रहती है इंतजार करते हुए. और अंग्रेज रात को पंडित नेहरू के साथ आते हैं, और वहीं जेल में अंदर जाने के पहले पंडित नेहरू उस छोटे से डिम रोड साइड लाइट, एक छोटी सी बाहर के सड़क के बत्ती के नीचे, राइट, वो अपना पोता राजीव जी को सबसे पहला देखते हैं. राइट? ये संघर्ष होता है. एक और में बहुत मार्मिक, जो मुझे हमेशा बहुत छू जाता है, हमने अपने अपने बेटों को हम बर्थडे में गिफ्ट देते हैं, उनके साथ बिताने का प्रयास करते हैं. हालांकि राजनीति में आप जानते हो कभी कभी सफर में वो नहीं हो पाता, लेकिन हम जहां तक प्रयास होता है बर्थडेज पे बच्चों के साथ बिताने का प्रयास करते हैं. ये 13वीं इंदिरा जी के 13th बर्थडे पे नेहरू जी नैनी जेल में है. राइट? ऑन योर बर्थडे, राइट, कि माई प्रेजेंट कैन नॉट बी मटेरियल एंड सॉलिड, कि मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, मैं इस जेल में बंद हूँ इस 13वीं प्रिजन के लिए. राइट? मैं क्या भेज सकता हूँ इस जेल से? राइट? माई प्रेजेंट कैन नॉट बी मटेरियल और सॉलिड, दे कैन ओनली बी ऑफ एयर ऑफ द माइंड एंड स्पिरिट. राइट? कि मैं सिर्फ मेरे ख्याल, मेरे विचार, मेरे भीतर के स्पिरिट तुझ तक पहुंचा सकता हूँ, जो ये जेल के दीवारें भी नहीं रोक सकते. ये एक मार्मिक सी चिट्ठी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत, उनकी सबसे बड़ी किताब जो है दुनिया के इतिहास के बारे में, उन्होंने इंदिरा प्रियदर्शनी के लिए लिखा. और ये मार्मिक चिट्ठी के साथ वो किताब शुरू होती है कि मैं तुझे कुछ नहीं दे पा रहा, यहाँ अंदर जेल में बंद हूँ, तो मेरे ख्याल ही सही जो ये जेल की दीवार रोक नहीं सकते. ये संघर्ष होता है ना, ये संघर्ष होता है, ये परिवार के साथ रिश्ता होता है. दूसरा इनके बारे में एक ट्रेट है जो बहुत छू जाता है, कि वो वफादारी और प्यार में उनका कोई कंपैरिजन नहीं. राइट? शुरुआत वफादारी और प्यार उनके कॉलीग्स, जो उनके साथ जिन्होंने संघर्ष किया है, उनके बारे में शुरू करते हैं. राइट? आज जो बड़े बड़े कहानियां सरदार पटेल और नेहरू के बीच में बनाते हैं, उनके लिए मैं 2 किस्सा सिर्फ देता हूँ. एक कि सबसे पहला सरदार पटेल का स्टैच्यू कहाँ इनॉग्रेट हुआ, कभी इनॉग्रेट हुआ? सरदार पटेल के ही जीवन काल में नेहरू जी ने उनके लिए सबसे पहला स्टैच्यू गोधरा में 14 to 1947 में इनॉग्रेट किया, 49 में इनॉग्रेट किया.
दूसरा, आज के दिन में बहुत सारे लोग मूर्ति बना के सरदार पटेल को अपना बनाना चाह रहे हैं, लेकिन नेहरू जी जिन्होंने कितने साल सरदार पटेल के साथ संघर्ष किया, वो क्या समझते थे कि सरदार पटेल का सबसे ज्यादा सम्मान अगर करना हो तो उन्होंने जो जिन किसानों के लिए, लाखों किसानों के लिए उन्होंने जो मेहनत की थी, पूरा जीवन दिया था, उन किसानों के उद्धार से ही उनका सबसे बड़ा सम्मान है। तो नेहरू जी ने उनका क्या ट्रिब्यूट दिया? अप्रैल 5, 1961, ये वो समय है जब नेहरू जी ने सरदार सरोवर डैम का बुनियाद रखा। तो ये नेहरू जी का ट्रिब्यूट था सरदार पटेल को। उन्होंने वो डैम बनाया जिसके पानी से लाखों किसानों का खेत सिंचित हो रहा है, राइट? तो ये उनका प्यार और उनका मोहब्बत अपने साथियों के लिए। वैसा ही सरदार पटेल के गुजरने के बाद, आज़ादी के कुछ ही साल बाद सरदार पटेल गुजरे, और उनकी बेटी मणिबेन जो कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता थी, उनका पूरा ख्याल नेहरू जी ने राजनीतिक रूप से रखा। उनको टिकट पहले और दूसरे जनरल इलेक्शंस में दिलवाया और उनका हाथ हमेशा वो थामे रखे और उनको राजनीतिक रूप से पूरे तरह से मजबूत करने का काम किया। अपने जीवन काल में, नेहरू जी के जीवन काल में, इंदिरा गांधी को टिकट कभी नहीं मिला, लेकिन मणिबेन को जरूर मिल गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों लोग जो है वो सोशलिज्म का अगुवाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर मजबूती के साथ करते थे। दोनों अति घनिष्ठ मित्रता थी उनके बीच में, राइट? और ये दो चिट्ठी है उस समय के पीएमओ, पंडित नेहरू की पीएमओ के सेक्रेटेरिएट से, जिसमें बताया जाता है कि पंडित जी प्रयास पूरा कर रहे हैं और दिलवा भी देते हैं जो नेताजी की विधवा जो है और छोटी बेटी जो है, उनके लिए आर्थिक मदद के लिए नेहरू जी काम करते हैं, राइट? और उनका मदद पूरी तरह से हो जाता है। तो नेहरू जी प्रचार में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जो उनके साथ जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने त्याग बलिदान किया, उनका पूरा ख्याल वो रखते थे। एक बहुत ही अगेन परिवार से जुड़ा, जिनके लिए उन्होंने कितना कुछ किया, कमला नेहरू। और कमला नेहरू और उनका एक बहुत मार्मिक किस्सा है, बहुत ही इमोशनल किस्सा है कि 11 फरवरी 1934 अगेन नेहरू जी जेल जा रहे हैं और इसमें लिखते हैं कि ज्यादातर कमला नेहरू जी और पंडित जी कोई इमोशंस नहीं दिखाते ऐसे समय पे, जब भी उनको जेल जाना पड़ता था। लेकिन तभी कमला नेहरू को आभास हुआ कि ये मेरा अभी आखिरी वक्त आ रहा है, ट्यूबरकुलोसिस उनको पकड़ चुकी थी, आखिरी वक्त आ रहा है, और वो रो पड़ी और उन्होंने पंडित जी को पकड़ लिया जोरों से, राइट? लेकिन अलविदा कहना पड़ा। पंडित जी जेल गए। कुछ ही महीने बाद ट्यूबरकुलोसिस ने कमला नेहरू को बहुत ही जोरों से पकड़ लिया और नेहरू जी फिर वापस 2-4 महीने उनके पास भेजा जाता है, वापस जेल दिया जाता है और वहां से लिखते हैं, surely she was not going to leave me now when I needed the most, कि अब जब भी मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो मुझे छोड़ के जा रही है। हम एक दूसरे पे इतने निर्भर थे, हमें इतना कुछ साथ करना था। आखिर में नेहरू जी कमला जी को लेकर स्विट्जरलैंड ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं और वहाँ उन्हीं के पास कमला जी गुजर जाती है और वहाँ से भारत लौटते वक्त अपने ऑटोबायोग्राफी, अपने आत्मकथा के लिए फिर टू कमला हु इज नो मोर, ये पहले पन्ने में आपको नजर आएगा। उसी के बाद ऑटोबायोग्राफी लिखा जाता है और नेहरू जी मार्मिकता में अपने इमोशंस में उस पूरे कथा को अपने स्वर्गीय पत्नी को डेडिकेट करते हैं। उसी के साथ एक नेता को इंस्पायर करना पड़ता है, औरों को प्रेरित करना पड़ता है, उसके भी कुछ उदाहरण देते हैं। ये शहीद भगत सिंह जो हम सबके प्रेरक है, वो किसको प्रेरणा की तरफ देखते थे, राइट? 2 इनके कोट मैं आपको दिखा रहा हूं। At this point in time, Punjab is in the dire need of mental stimulus and this is available only with Jawaharlal Nehru. इस समय पंजाब को बहुत जोर से मानसिक और मेंटल पोषण की जरूरत है और वो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू दे सकते हैं। और क्या बोलते हैं, द यूथ ऑफ पंजाब नीड इंटेलेक्चुअल नरिशमेंट बैडली,
he should go to Nehru. Punjabi youth should go with him to understand the real meaning of revolution. जिस व्यक्ति ने क्रांति के लिए अपना सर्वोपरि बलिदान दिया, सब कुछ त्याग दिया, वो क्रांति के सबक के लिए पंजाब के युवाओं को किसके पास भेज रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व और काम था कि शहीद भगत सिंह को भी वो प्रेरणा का स्रोत बन गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका क्या कहना था? अमंग द फ्रंट रैंक लीडर्स ऑफ टुडे यू आर द ओनली वन हु वी कैन लुक अपॉन फॉर लीडिंग द कांग्रेस एंड प्रोग्रेसिव एक्शंस। कि जितने कांग्रेस के बड़े नेतागण हैं उसमें से आप एकमात्र हो जिनके प्रति हम पूरे तरह से प्रोग्रेसिव यानी कि आगे की सोच के लिए हम आप ही के ऊपर निर्भर हैं, राइट? और उनकी जो प्रेरणा का जो कैपेसिटी था, जो प्रेरणा देने की उनकी जो क्षमता थी, वो सिर्फ आजादी के लड़ाई तक सीमित नहीं थी। आप ये देखोगे कि आजादी की लड़ाई के तुरंत बाद भारत, जैसे हमने देखा, बिल्कुल खाली पड़ा था। कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, कोई साइंटिस्ट इंजीनियर्स यहाँ पे नहीं थे। वो सारे अमेरिकी और पश्चिमी यूनिवर्सिटीज में थे और उनको वापस यहाँ बुलवाना था, उनको वापस यहाँ स्थापित करके भारत के लिए काम में लगवाना था। तो ये काम में पंडित जी की जो प्रेरणा देने की जो क्षमता थी वो पूरी काम में आई। वॉज एन इंस्पिरेशनल लीडर फॉर अ जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट्स, राइट? ये सारे नाम देखिए, होमी बाबा, सीवी रामन, सतीश धवन जिन्होंने स्पेस प्रोग्राम बनाया, नलिनी रंगन सरकार, जेसी घोष, मेघनाथ साहा इकोनॉमिस्ट थे, एस भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर जिन्होंने इतने सारे साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस यहाँ तैयार किए। ये सारे साइंटिफिक लीडर्स को वापस आके यहाँ पे भारत के क्षमता को निर्माण करने का काम पंडित जी ने किया, राइट? और हम नेता में चाहेंगे कि उनका इंटेलेक्ट जो है, उनकी जो बौद्धिक क्षमता जो है वो जबरदस्त हो, दुनिया को पहचानने के लिए, अपने को पहचानने के लिए, राइट? ये सभी के लिए बौद्धिक क्षमता की जरूरत है। और पंडित जी के बौद्धिक क्षमता और समझ के बारे में क्या कहने, उनके पूरे तरह ये जो 4 किताब है ये दुनिया भर में प्रसिद्ध है। टाइम मैगजीन में उन्होंने अंग्रेजी नॉन फिक्शन के बर्ट्रैंड रसल के साथ टॉप 2 लेखक, यानी कि वैचारिक लेखन में टॉप 2 लेखक पिछले शतक का बताया है। और उन्होंने लगभग कुल मिला के 70,000 पन्ने लिखे हैं जिसमें सभी चीजों की एक्सपर्टीज है। देखो, लिखना एक चीज होता है, लोगों को उसको कबूल करके एक्सपर्ट आपको समझना एक और चीज होता है, राइट? ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत के इतिहास का संपूर्ण रूप से ये है, ये ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पूरे तरह से दुनिया के इतिहास के बारे में एक्सपर्टीज है। तो ये सारे टेक्स्ट बुक्स के रूप से भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये एक ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमेट ने एक बार कहा कि नेहरू की बौद्धिक क्षमता की ऊंचाई ऐसी थी कि दुनिया की अगर आप और अन्य प्रधानमंत्री और नेता को देखो तो 1-2 के अलावा सभी नेहरू के सामने योकल यानी कि जोकर की तरह नजर आते थे। सभी बोलना चाहिए, लेकिन नेहरू की इतनी ताकत, इतनी समझ थी, राइट? और पेट्रियट, हमेशा भारत पहले, जय हिंद सबसे पहले। तो पिचा लोग जब वो चुनाव के प्रचार में जाते थे, जब लोग पंडित नेहरू जिंदाबाद कहते थे, वापस वो क्या बोलते थे? पंडित नेहरू मत बोलिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद बुलवाते थे, जय हिंद बुलवाते थे, राइट? उनके लिए भारत सबसे आगे, सबसे पहले। इसी भारत को सबसे आगे रहने की आपने एक्सपीरियंस हमने पहले कैबिनेट में देखी। हालांकि कांग्रेस की संपूर्ण रूप से बहुमत थी, पंडित नेहरू को समझ में आ गया था कि अगर भारत को एक रखना है तो अलग अलग विचारधारा के लोगों को भी इस कैबिनेट में शामिल करना पड़ेगा। उनको महसूस करवाना पड़ेगा कि भारत सिर्फ कांग्रेस का होने नहीं जा रहा है। कांग्रेस किसी पार्टी से भी मुक्त भारत नहीं चाह रही है, कांग्रेस सभी का शामिल भारत चाह रही है। इसलिए उन्होंने इस समय षणमुखम शेट्टी, श्याम प्रसाद मुखर्जी और BR अम्बेडकर तीनों को अपने पहले कैबिनेट में इंक्लूड किया, ताकि और पार्टी और विचारधाराओं का भी भारत में शामिल हो। क्यों? क्योंकि भारत फर्स्ट, नॉट कांग्रेस फर्स्ट, राइट? एक और छोटा सा किस्सा है, बहुत सुंदर किस्सा है। 1955 में पहला जो बकेट सीमेंट भाखड़ा डैम के नींव पे डाला जा रहा था, और तभी एक प्रस्तावना आई, न्यूज़पेपर का रिपोर्ट है, प्रस्तावना आई कि लोगों ने कहा कि इसको नेहरू डैम बुलवाया जाए।
क्योंकि उन्हीं का सपना था, किसी और ने ये सपना ही नहीं देखा था। तो लोगों ने कहा कि नेहरू डैम इसको बोलते हैं, लेकिन उसको पंडित जी ने पूरे तरह से खारिज कर दिया। उसने कहा कि ये भारत को नेहरू जी ने नहीं दिया है, वो उन लोगों ने दिया है जिनके हाथों से ये डैम निर्माण हुआ है, राइट। तो हम उन्हीं के लिए ये डैम बनाएंगे, उन्हीं के यादगाश में ये डैम बनाएंगे और उसको भाखड़ा डैम बुलाएंगे, राइट। नेशन फर्स्ट ऑलवेज। संपूर्ण स्वराज, इतना उनको देश से प्यार था और आजादी से प्यार था कि अपने ही पिता और गांधी जी से लड़ पड़े। 1928 में कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू, जो तभी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, दोनों ने क्या कहा कि अभी पूर्ण स्वराज नहीं मांगते, सिर्फ डोमिनियन स्टेटस हम मांगेंगे अंग्रेजों से। नेहरू जी उस पर लड़ पड़े, उन्होंने नाराजगी जताया, राइट, लेकिन डोमिनियन स्टेटस ही पास हुआ। अगले साल जब नेहरू जी प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पारित करवाया, राइट। और पहला सर्वेंट, फर्स्ट सर्वेंट, ये नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में आप देखोगे कि नेहरू जी सबसे पहले बोल चुके थे कि मैं सिर्फ एक सेवक हूं भारत का और कुछ नहीं। अगला जो हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे वो डेमोक्रेट है। डेमोक्रेट यानी लोकतंत्र जो मानते हैं, और लोकतंत्र यानी सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं, लोकतंत्र यानी सभी के आवाजों को साथ में लेना, सभी को स्पेस देना, सभी राय मशवरे को पलने देना, ये लोकतंत्र होता है, राइट। तो इसका पहला उदाहरण ये कि शंकर का जैसे कार्टूनिस्ट है, शंकर नाम के कार्टूनिस्ट हुआ करते थे जो अलग अलग अपने व्यंग में नेहरू जी का बहुत खिंचाई करते थे, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें क्या बोला, आज के दिन में अगर कोई ऐसे बातें करे तो उसके ऊपर पता नहीं क्या होगा, राइट। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, नेहरू जी ने कहा कि डोंट स्पेयर मी शंकर, कि मुझे मत बख्शो, बहुत अच्छे से मेरी धुलाई करो ताकि लोगों के सामने सब किस्म की बातें, मेरी कमियां भी उनके सामने नजर आए, राइट, क्योंकि उससे लोकतंत्र मजबूत होता है। और शंकर ने जवाब क्या दिया, परफेक्शन इज नॉट फॉर एनी मैन, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, जितना भी ऊंचा हो, कितने भी ऊंचे पद में हो। नेहरू हैड विजडम टू रियलाइज दिस, नेहरू जी को अपना इतना चेतना था, विवेक था कि ये बात को समझ पाए, राइट। ऐसे व्यक्तित्व थे, ऐसे डेमोक्रेट थे। ये एक और किस्सा है, माइकल ब्रेकर की बुक में रिकॉर्ड किया गया है कि पहला चुनाव था साहब, कभी किसी ने इसके पहले चुनाव ही नहीं देखा था, चुनाव आयोग भी बिल्कुल नया बना था, और कांग्रेस का हवा पंडित नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी पूरे तरह से देश पे छाए थे, चाहे तो जिस दिशा में इलेक्शन कमीशन को तोड़ मरोड़ सकते थे, राइट। और कांग्रेसी भी कम नहीं थे, कुछ लोगों ने दबाव भी डाला कि अभी हमारे आपस में कुछ फूट चल रहे हैं, आप चुनाव को डिले करो। पंडित जी ने क्या जवाब दिया कि किसी हालत में हम इलेक्शन कमीशन में इंटरफियर नहीं करेंगे, और उसका लॉजिक समझिए, इट इज बेटर टू कीप आवर सोल्स एंड लूज एन इलेक्शन देन टू विन दैट इलेक्शन इन द रॉन्ग वे विद द रॉन्ग मेथड्स, राइट। हमारे आत्मा को बचाकर एक चुनाव हारना मंजूर है, गलत तरकीबों को अपनाकर देश के भविष्य को खतरा में डालकर चुनाव जीतना मंजूर नहीं है। ये डेमोक्रेट थे, ऐसे डेमोक्रेट थे पंडित नेहरू, राइट। और एक और किस्सा मध्य भारत का है, बहुत मशहूर है। 51-52 के कैंपेन में लोगों ने आके नेहरू जी को बोला कि आपका जो कैंडिडेट यहाँ पे है उसका व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है। मंच पे चढ़ के पंडित जी ने क्या किया, माफी मांगा, कांग्रेस ने ऐसा कैंडिडेट दिया, और लोगों को बोला इस कैंडिडेट को आप वोट ना दें। क्यों? क्योंकि देश सबसे पहले, कैंडिडेट से ज्यादा प्यारा देश, राइट। ये आपके पंडित नेहरू थे। उनके निर्भयता का क्या कहना है ना, मैं हमेशा हमारे कैंप्स में मैं कोट करता हूँ कि जब भी गांधी के बारे में नेहरू लिखते हैं तो बोलते हैं कि गांधी जी ने हमें बस 2 शब्द सिखाए, डरो मत, निर्भय बनो, राइट, फियर नॉट, बी फियरलेस, दैट्स ऑल गांधी टॉट, एंड पूरे तरह से पंडित जी ने उसको अपनाया। ये 2 किस्से हैं 1947 के दंगों में पंडित जी की भूमिका का। एक जगह गए, दंगा चल रहा था, he plunged into the crowd in the darkness trying to bring people to their senses, मारकाट हो रहा है और लोगों के बीच में घुस के लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। He interposed himself between man and his attackers, अगर किसी के ऊपर वार हो रहा है तो पंडित जी उनके सामने जाके खड़े रहते थे
कि पहले मेरी लाश फिर इसकी, राइट। एंड एक बार कोई मुसलमान लड़का या कोई अन्य लड़के चाकू वाकू लेके उनके गाड़ी की तरफ आए, नेहरू जी ने गाड़ी भगाया नहीं, नेहरू जी ने गाड़ी रुकवाया, बाहर निकले और उससे चर्चा किया कि बात क्या है ये तो बताओ, राइट। पूरे तरह से निर्भयता। ये पहली लाठी उनकी जब भी पड़ी, साइमन कमीशन के आंदोलन में पहली लाठी जब भी पड़ी तभी उनकी यादगार देखो, राइट। उनको बोला गया कि आप वो सत्याग्रही का एक कॉलम लीड कर रहे थे और उनको बोला गया कि पंडित जी आपको हम सेफ कॉन्डक्ट देंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप बस हमें लिखित में पूछ लो और आपको सेफ कॉन्डक्ट देंगे। पंडित जी ने बोला हमसे कोई लिखित में कुछ नहीं मिलने वाला, सेफ कॉन्डक्ट की कोई जरूरत नहीं। और लाठियां बरसी और जोर से लगी और 1 मिनट के लिए बहुत जोर से लगी। सोच विचार किया अपने आप से और फिर क्या बोला कि आई कुड नॉट टॉलरेट द आइडिया ऑफ माई बिहेविंग लाइक अ कावर्ड। ये कायर की तरह व्यवहार मैं करूं ये मुझे मंजूर नहीं था और मैंने झेली लाठियां, और झेली ही नहीं, अगले दिन वापस गए और वापस अच्छी तरह से पिटाई हुई, राइट। और इतना अहिंसा का पाठ था कि हाथ अपना नहीं उठाया सामने वाले के, अपने चेहरा बचाने तक का हाथ उठाया, उसके अलावा हाथ नहीं उठाया। ये निर्भयता, राइट। मेहनती, वो पीएम जब इंडिया के थे वो दिन के 16-16, 17-17 घंटा काम करते थे, 2 बजे तक काम करते थे, सब जानते हैं। एक चीज जो शायद आप नहीं जानते कि पीएम बनने के बाद पूरे उनके पीएम काल में उन्होंने 2 हफ्ते की छुट्टी ली है। जितने साल वो पीएम रहे कुल मिला के 2 हफ्ते का छुट्टी, राइट। ये किस्सा उनके 35 के इलेक्शन कैंपेन का था जो 51-52 में भी हुआ। एक चुनाव में 50,000 मील कार, ट्रेन, एरोप्लेन, कैमल, हॉर्स, स्टीमर, कन्हू चलते, राइट। 1 करोड़ लोगों के मीटिंग्स, 20,000 से 10,000 की मीटिंग्स, 1 करोड़ लोगों से संपर्क किया, 12 से 18 घंटा रोज चलते थे। एक दिन तो 23 घंटे लगातार बिगर आराम के उन्होंने कैंपेनिंग किया और यही वो 51-52 के चुनाव में भी उन्होंने किया। तो उनके मेहनत करने की क्षमता जो थी वो जबरदस्त थी। एक संपूर्ण इंसान जिसने फैमिली लाइफ भी दिया हो, आध्यात्मिक काम भी किया हो, जिनका योग जो है शीर्षासन के लायक योग जो कर सकते थे, जो होली दिल खोल के खेल सकते थे, जो मंदिर बिल्कुल शान से जा सकते थे, जो अपने ही इलाहाबाद के संगम में डुबकी लगा सकते थे, जो बच्चों को अपना ही बना के जिनके साथ खेल सकते थे, राइट। ये संपूर्ण इंसान थे, सभी इनके पास गुण थे और भारत इनके लिए अजीज था और भारत भी वापस इनको बहुत प्यार करता था, राइट। माइकल ब्रेकर कहते हैं कि ऐसा प्यार उमड़ उमड़ के लोगों की आंखों से नजर आता था और पंडित जी भी जब भी लोगों को देखते थे तो सिर्फ एक मिट्टी नहीं दिख रहा था उनको जिससे एक नया समाज बनाना था। They provided him with inexhaustible source of energy, which enabled Nehru to maintain his incredible source. वो उनके ऊर्जा का स्तोत्र थे, जो जिनसे ऊर्जा लेकर नेहरू जी घंटे 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 काम करते थे, राइट। इसके कुछ तस्वीरें, ये थोड़ा लंबा है, मैं स्किप करता हूँ। देखिए, एक बॉम्बे के इलेक्शन रैली में एक रिपोर्टर ने लिखा है कि नेहरू जी आते थे एक रैली में, वो कहते थे कि आप मेरे लिए कितने अजीज है, 2000 वोट वैसे ही बढ़ते थे। ऐसे लगता है कि जब मैं घर आया हूं तब 5000 वोट और बढ़ते थे। मुंबई में मैंने इतने अच्छे मेरे यादगार है और 5000 वोट बढ़ते थे, राइट। और फिर मैं सबसे हमारे आजादी की लड़ाई के इतने सारे संघर्ष के दिन मुंबई में बीते थे और 10,000 वोट बढ़ते थे, राइट। और फिर वो कहते थे, वो अपने मतलब अपने भावनक और प्यार भरे वो अपने इमोशन के साथ कहते थे कि मैं आपके साथ एक भिखारी बन के आपके सामने आपके प्यार के लिए आया हूँ, राइट। और आपका समर्थन के लिए मांगने आया हूँ, ये देश के बड़े बड़े काम के लिए। 30,000 वोट मिलते थे, मतलब लोग ऐसे उनको अपने
आत्मीयता और प्यार से आंखों से पी जाते थे, ऐसा उनका रिएक्शन होता था। ये एक राजनीतिक मंच और राजनीतिक नेता और इंसान का रिश्ता बिल्कुल नहीं था इस देश का और नेहरू जी के साथ। एक बहुत ही प्यार का, बहुत ही इंटेंस इमोशनल रिलेशनशिप था, राइट। और एक और शानदार किस्सा अगेन बॉम्बे का, विंसेंट शीन नाम के एक जर्नलिस्ट ने लिखा था। मुंबई में एक बहुत बड़ी रैली हो रही थी। सरदार पटेल ऑब्वियसली बॉम्बे के बड़ा नेता थे, गुजरात बॉम्बे उस टाइम एक ही प्रांत में था, और सरदार वो होस्ट कर रहे थे। बहुत बड़ी भीड़ जम गई थी और नेहरू जी रास्ते में थे, पहुंचे नहीं थे। विंसेंट शीन ने सरदार पटेल को बोला, अरे बहुत भीड़ आज आपको सुनने आई है। सरदार पटेल हंस के विंसेंट शीन को बोलते हैं कि आप गलत फहमी में मत रहना, दे कम टू हियर जवाहर नॉट मी कि वो जवाहरलाल के लिए आए हैं, मेरे लिए नहीं, राइट। कि पर सरदार पटेल भी समझते थे कि जो देश का जो प्यार था वो उमड़ता हुआ प्यार नेहरू के लिए था, राइट। एंड और जितना प्यार इस देश ने उन्हें दिया उतना ही वापस उस देश पे वो निर्भर थे। ये अगेन बहुत ही इमोशनल लाइंस। कमला नेहरू को अलविदा कह के वापस भारत लौटे पंडित जी ने पहले अपने भाषण में ये कहा, इन द एडोरेशन ऑफ पीपल आफ्टर कमला's पासिंग, यानी कि कमला के गुजरने के बाद वो उन्होंने किसके पास राहत के लिए वो मुड़े, वो भारत और उसकी जनता के लिए मुड़े। आई एम वेरी, I have come back like a tired child yearning for solace in the bosom of our mother. मैं थक गया हूँ और मैं एक थके हुए बालक की तरह अपने माँ के गोदी में वापस आश्रय के लिए आया हूँ, राइट। और वो जो प्यार है, the solace has come to me in overflowing measures, और माँ ने मुझे बहुत प्यार वापस दिया है। How can I thank you men and women of India? मैं आपको अब कैसा कर्जा चुका सकता हूँ, कैसे धन्यवाद कह सकता हूँ। हाउ कैन आई एक्सप्रेस इन वर्ड्स फीलिंग्स दैट आर टू डीप फॉर मी टू उटर, कि जो बयान शब्दों से नहीं कर पा रहा हूँ उसको मैं जो ख्याल जो शब्दों से बयान नहीं हो पाए उनका कैसा मैं इजहार करूँ। ये उनका रिश्ता था। भारत सही में उनकी माता थी और वो माँ का ही प्यार भारत से लेते थे और माँ के जैसा प्यार भारत को दिया है, राइट। उनके बारे में दुनिया ने क्या कहा है आप जानते हैं। फेलो इंडियंस, महात्मा गांधी ने ब्रेवरी नॉट सरपास्ड, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके बारे में इतना बोला जाता है। इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स सही हुआ कि भारत के आजादी के आंदोलन के बिल्कुल आखिरी समय में जवाहरलाल नेहरू को हमारा लीडर बनना है, और जो क्राइसिस पे क्राइसिस उन्होंने झेल कर हमारे आजादी को दिलवाया, और उन्हीं को हमारे लीडर, भविष्य का लीडर बनना है। और मुझसे ज्यादा नो वन नोज बेटर देन मी हाउ मच ही हैज लेबर्ड फॉर दिस कंट्री। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि कितना परिश्रम इस देश के लिए जवाहरलाल नेहरू ने दिया है, राइट। I'll again skip over. So उनके ही साथ संघर्ष किए हुए लोगों ने उनके बारे में बोला ही है, लेकिन मैं 3 आपको स्टेटमेंट्स देता हूं जो उनके खिलाफ संघर्ष किए हुए लोगों ने भी बोला है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राइट। At this critical time, you are one of the few limited people who can worthily rise above narrow party consideration, appreciate different standpoints, and hold out the picture of India worth living in. सोचिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या बोल रहे हैं, आप उनमें से चंग नेताओं में हो, राइट, जो पार्टी और अन्य छोटे छोटे गुटों से हटकर एक ऐसा कल्पना भारत की दे सकते हो जो जिसमें जीने लायक हो। यानी कि जो कल्पना नेहरू जी की दे रहे हैं, वो कह रहे हैं वही एक कल्पना है जो भारत में, जो अब भारत को जीने लायक बनाएगा। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कहना है, राइट। अटल बिहारी वाजपेयी को तो इन्हीं में, राइट, लॉर्ड राम नजर आया। और राजेश्वर राव जो कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी उनके तारीफ में बात की। वैसे दुनिया भर के अलग अलग और हमारे ही देश के हर किस्म के नेता ने उनके लिए कुछ बोला है, और जो उनकी प्रशंसा दुनिया में होती थी वो छोटे मोटे लोग नहीं, बड़े बड़े लोग। सो मार्टिन लूथर किंग ने उनके बारे में बहुत बड़ा लिखा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनकी किताब के लिए फॉरवर्ड लिखा है। उनके विद्रोह, उनके विरोध काम करने वाले भी उन्होंने उनके लिए बोलते हैं। नेल्सन मंडेला जो कहते हैं नेहरू वाज माय हीरो, राइट, मेरे लिए सब कुछ थे। ऐसे व्यक्तित्व, ऐसा उनका दुनिया भर में
भूमिका। आखिर में मैं 2 स्लाइड आपको दिखाऊंगा, इनके अचीवमेंट्स के ऊपर मैं ज्यादा इस पे नहीं बोल रहा था, लेकिन 2 स्लाइड्स में आपको, आप देखिए हर एक साल में इन कामों का आप स्तर देखिए। एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस, आईटीआई की शुरुआत, आईआईटी की शुरुआत, 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, फिजिकल लेबोरेटरी, पहले बार एक भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी कांग्रेस में एड्रेस करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, दामोदर वैली, राइट, साहित्य अकादमी, बीएआरसी, भिलाई स्टील प्लांट, ये सारे हर एक, और एक और इसका पन्ना है, राइट, ओएनजीसी, एम्स, एलआईसी, पंचायती राज नागौर में उसका शुरुआत, आईआईएम्स, डाउरी प्रोहिबिशन, बीएचईएल। मैं इनका नाम इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि ये समझना जरूरी है कि इनमें से एक भी स्कीम नहीं है, इनमें से एक भी स्कीम नहीं है। ये सभी ईंट के पत्थर है, या आप समझिए हर एक पेड़ है जो अपना फल पीढ़ी दर पीढ़ी देते जा रही है। पंडित जी और आज के राजनेता जो प्रधानमंत्री वगैरह, इनमें फर्क क्या है? आज जो होता है स्कीम घोषित होता है जो तत्कालीन कुछ बांट के समाप्त हो गया। पंडित जी के लगाए हर पेड़ अब तक फल दे रहा है, राइट। हम जो खा रहे हैं फल वो उनके लगाए हुए पेड़ों का है, राइट। ऐसा व्यक्तित्व ही सिर्फ ऐसा काम कर सकता है। ये मेरा सबमिशन है। और आखिरी जो ख्याल, एक 2 स्लाइड और है, और ये हमेशा मुझे, मतलब ये उनके शायद व्यक्तित्व का सबसे बड़ा बयान है कि पूरा जीवन काल सब कुछ देश के सेवा में, देश के संघर्ष में देने के बाद, राइट, इंसान के आखिरी पन्ना, आखिरी उसके उनके डेस्क में जो पाया जाता है, जो पोएम है, वो क्या है? The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. Miles to go before I sleep. पूरा जीवन काल देश को देने के बाद, देश को बिल्कुल गुलामी से आजादी तक, आजादी से संविधान तक, संविधान से एक निर्मित राष्ट्र तक ले जाने वाला व्यक्ति आखिरी सांस लेते वक्त अपने आप से अभी भी यही कह रहा है कि अभी तो बहुत कुछ करना बचा है, अभी तो बहुत कुछ करना बचा है। तो हमें, मतलब मेरे लिए और कोई चीज, मतलब इससे यही सब कुछ उनका बयान करता है, जो संपूर्ण रूप से देश के लिए सब कुछ त्याग देता है, हर पल, हर सांस, हर ख्याल, हर प्यार करने की क्षमता, सब कुछ तो देश के लिए देता है। शायद वही ऐसा सोच सकता है। और भगवान करे ऐसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता इस पीढ़ी में भी जन्म हो। अब मैं आपको एक लास्ट स्लाइड दिखाऊंगा जो हमें देखना जरूरी है और अपने आप से गौर करना जरूरी है कि ये देश कहां जा रहा है। ये आप वायरल होते हुए देख रहे हैं, ये पिक्चर्स जो है, पहला ये कौन है पता है आपको? ये छोटी सी लड़की जो पंडित जी को पीछे से खींच के चूम रही है, ये इनकी भांजी नयनतारा सहगल है, ये उनकी माता जी है, राइट। ये उनके बहनें हैं जिनके साथ ये फोटोज वायरल, जिनके बारे में अलग अलग चीजें कही जाती है, राइट। ये दोनों पंडित जी के बहनों के साथ पिक्चर, ये उनके भांजियों के साथ पिक्चर है, के साथ का पिक्चर है। और ये पिक्चर लेकर आज के दिन में एक ऐसे व्यक्तित्व जिसने इस देश के निर्माण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो, उनके बारे में अफवाहें उड़ाई जाती है। मैं ये इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूं क्योंकि ये शायद हमारे देश के आज के राजनीति और आज के मानसिकता को दर्शाने के लिए सबसे बड़ी जो दर्शाने वाली चीज है, और हम सबको चिंतित करने वाली चीज है कि जिस देश को ऐसे व्यक्ति का कदर नहीं बचेगा तो ये देश का भविष्य क्या होगा, ये हम सबको
गंभीर रूप से सोचना जरूरी है, राइट। और हम सब कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते ही नहीं, मैं बोलता हूँ नेहरू जी कांग्रेस के ही सिर्फ नहीं थे, नेहरू जी इस देश के थे। और हमें डट के ये सवाल हर व्यक्ति से पूछना चाहिए कि आप ही के एक सुपुत्र, आप ही का एक लाडला जिसने सब कुछ न्यौछावर करके जो आगे चला था, उसके बारे में ऐसा बोला जा रहा है, आपके क्या ख्याल है? लोग हमेशा पूछते हैं ना, ये कांग्रेसी, इसका जवाब दो। मैं उल्टा पूछता हूँ कि जिस व्यक्ति ने सब कुछ समर्पित किया, जो व्यक्ति सब कुछ त्याग करके चला गया, उसके बारे में, आपका सुपुत्र, आपका लाडला, उसके बारे में ऐसे भरी बाजार में ऐसे लोग फैलाते हैं, तो आप क्या क्या कहना है? ये समय आ गया कि हम लोगों से ये पूछें, राइट। तो और मजबूती से पूछना चाहिए, क्योंकि ऐसा नेता देश को ही नहीं, दुनिया को भी एक पीढ़ी में एक बार सौभाग्य होता है। और ये कांग्रेस के लीडर थे, ये आपके लीडर थे, और हमें गर्व के साथ उनको अपनाना चाहिए, गर्व के साथ उनके बारे में बात करना चाहिए, और गर्व के साथ उल्टा सवाल पूछना चाहिए कि जिसने सब कुछ दिया, उसका अगर आप ऐसा व्यवहार करोगे तो ये देश के बारे में, हमारे बारे में अभी आज के दिन में क्या दर्शाता है, राइट। सो बस इतने ही कुछ स्लाइड्स आपको बताने थे। आप सभी के समय थोड़ा ज्यादा लग गया अनुमान से, तो सवाल जवाब हम नहीं करेंगे, लेकिन मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप आपके पास कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो इस प्रेजेंटेशन के लिए, आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या यूथ कांग्रेस में आप मैसेज भेज सकते हो, और उसको हम सुधार करके हम और इसको प्रचलित करेंगे। जैसे मैंने कहा, कुछ दिन में इसको हिंदी में भी हम बनाएंगे, और मेरे यूथ कांग्रेस साथियों से अनुरोध होगा, मेरे साथी ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर्स यूथ कांग्रेस जो है, आप और सीताराम लांबा जी, आपकी पूरी टीम के साथ अनुरोध होगा कि आप लोग इस प्रेजेंटेशन को लेकर यूथ कांग्रेस के नीचे लेवल पे भी यूनिट्स के साथ आप इसको शेयर करें, है ना। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यूथ कांग्रेस फेसबुक पेज में आप डाल सकते हैं। कई लोगों के पास मेरे नंबर्स है, सीताराम लांबा जी, श्रीनिवास जी, वैभव जी, जितने भी लोग यहाँ पे है, यू कैन शेयर इट डायरेक्टली विद मी, इसको हम इंक्लूड करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। श्रीनिवास जी, आप कुछ फाइनल वर्ड्स वुड यू लाइक टू से? सर बहुत अच्छा आपने जो आज सेशन नेहरू जी के बारे में आपने जो आज सबके बीच में एक बात भी आपने रखा, बहुत अच्छा लगा सर। ऐसे ही आगे भी ये मैं सभी साथी से बहुत सारा रिक्वेस्ट आता है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ सभी ऑफिस बेरर से सचिन सर के साथ कोई आपको क्वेश्चन पूछना आप पूछ सकते हैं। मैंने जूम मीटिंग में मेरा फोन नंबर और ईमेल आईडी डाला है, तो अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप वहाँ पे डायरेक्टली मुझे पूछ लीजिए। एंड अगेन मैंने जैसे कहा कि अगर कुछ आपको लगता है इसमें जोड़ना है, क्योंकि कार्यकर्ता के सबसे करीब आप रहते हो, इसमें कुछ जोड़ना है तो वो भी हम जोड़ सकते हैं, तो आप जरूर हमें सजेस्ट कीजिए, राइट सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, वी विल स्टॉप द मीटिंग नाउ। थैंक यू ऑल वेरी मच। जय जगत। जय जगत। थैंक यू सर। जय जगत सर। जय जगत सर। Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Please stop live. Thank you, sir. Jai Jagat, sir. थैंक यू सो मच सर। जय जगत साथियों।